हेलो 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 हेलो। हाँ जी बेटी, अब हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन के बारे में। ठीक है, क्या होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन? इसको जनरली हम लोग बड़ी वाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटी। ठीक है, इसका मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रैकेट फंक्शन के बारे में। इसका मतलब है ऐसे कहना चाहूँ कि अगर मेरे पास 4.5 अगर दिया हुआ है तो भी इसकी वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी, यानी कि उससे जस्ट छोटे वाला इंटीजर हमारे पास। यानी कि अगर मेरे पास होता 4.9 तब भी इसकी वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। अगर मेरे पास होगा 4.1 तो भी इसकी जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी, और 4 अगर हुआ तब भी इसकी जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जब भी वो बोलेगा वो हमेशा इंटीजर बोलेगा। ठीक है बेटे, क्या करते हैं हम लोग, आपको थोड़ा सा चीज़ें इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मान लेते हैं मेरे पास अगर है फॉर एग्जाम्पल 1.2 भी अगर है हमारे पास तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी अगर मैं नंबर लाइन के बारे में अगर बात करूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर -1 है, ये -2 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 4.1 भी अगर था हमारे पास तो भी इसकी वैल्यू 4 आ गई थी हमारे पास। 4.5 अगर था हमारे पास, 4.5 भी अगर हमारे पास था तो भी इसकी वैल्यू 4 आ गई थी हमारे पास। यानी जस्ट छोटे वाला इंटीजर आ रहा है बेटा मेरे पास। अगर मेरे पास 1.2 अगर है तो भी इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ गई थी हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास होता है -0.4, -0.4 होगा इधर, इधर जो छोटे वाला इंटीजर कौन सा है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास -1। ये ध्यान देना आपने, इससे जस्ट छोटे वाला इंटीजर। यानी कभी भी अगर मेरे पास आ जाए -1.7 तो -1.7 का मतलब क्या है, -1.7 यहाँ पर होगा बेटे, इससे जस्ट छोटे वाला जो इंटीजर होगा वो आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो -2 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करने के बारे में बात अगर करता हूँ तो हम जनरली इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि x अगर मेरे पास कोई भी इंटीजर है, x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर एंड h इज एनी फ्रैक्शन lying in between 0 to 1, then x plus h is defined as x and x minus of h is defined as x minus 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैं 5 पॉइंट मेरे पास है फॉर एग्जांपल 6। ठीक है बेटे, मैं जानूँ से 5 पॉइंट, अब आपको समझ में 6 से कंफ्यूज ना हो जाओ। 5.3 मेरे पास है तो इसका मतलब क्या है 5 प्लस 0.3। ठीक है बेटे, x मैंने क्या बोला, x बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, और z का मतलब है इंटीजर, कि अगर x हमारे पास कोई भी इंटीजर अगर है और h अगर कोई भी फ्रैक्शन है जो 0 से बड़ा या बराबर होगा मगर 1 से छोटा होगा, then x plus h is defined as x। जैसे 5.3 अगर मेरे पास है, ठीक है, 5 प्लस 0.3, ये x इंटीजर है हमारे पास, ये h फ्रैक्शन हो गया बेटे, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई थी हमारे पास। मैंने क्या बोला, x plus h is defined as x। ठीक है, अगर मैं 5.3 को ही ऐसे लिख दूं 6 minus 0.7, 5.3 को लिख सकते हैं 6 minus 0.7, इसका मतलब क्या है x माइनस ऑफ h। मैंने क्या बोला था, x कोई भी इंटीजर है और अगर h कोई भी अगर फ्रैक्शन अगर है then it is defined as x minus 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 minus 1 अगेन 5। ठीक है बेटे, अगर मैं ग्राफिकली अगर आपको समझाऊं तो ये कहना चाहूंगा मैं आपको, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये y एक्सिस है। ठीक है बेटे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -1, दिस इज -2, दिस इज -3, यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, -3, दिस इज +1, दिस इज +2, दिस इज +3, +4। ठीक है बेटे, मैं ये कहना चाहता हूँ इंटीजर पे ही हमेशा इंटीजर रहता है। जैसे 4 पे 4 अगर था तो यानी कि 1 पे भी हमारे पास 1 रहेगा, 0 पे भी हमारे पास 0 रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा हमारे पास। अगर मैंने इसके अंदर मेरे पास y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, अगर मैंने इसकी जगह 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं इसकी जगह 0.1 रखता हूँ तो भी हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। अगर मैं इसकी जगह 0.2 रखूंगा तब भी हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी बेटे। ऐसे मैं 0.999 भी रख दूं तो भी जो इसकी वैल्यू है 0 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू मैं यहाँ से लेकर यहाँ तो कुछ मर्जी रखूँ, y की वैल्यू हमेशा 0 आ रही है। यहाँ पर मैंने जहाँ मुझे डार्क सर्कल बनाया, डार्क सर्कल का मतलब क्या है, 0 पे 0 आ रहा है। ठीक है, मगर जैसे ही मैं इसके अंदर 1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी कि 1 रखते ही इसकी वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी बेटे। अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ 1.1 रखने पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी।
1.2 रखूंगा तो इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, यानी 1.1 से लेकर 1.999 तक कुछ भी अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तब भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 1 से लेकर यहाँ तक कुछ भी रखूँ तो जो y की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास था ग्रेटर देन फंक्शन x, ये y के बराबर था, x की वैल्यू मैंने 1 से लेकर के 1.99 तक कुछ भी वैल्यू रखी, y की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है, ये y इक्वल टू 1 आ जाएगा। आपको मालूम है y इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, तो ये लाइन जो है तो y इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे मैंने अगर आपको बोला भी था कि ये फंक्शन ऐसा है जब भी मुंह खोलेगा हमेशा इंटीजर खोलेगा, यानी इसकी जब भी वैल्यू निकल के अगर आएगी वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आएगी। ठीक है बेटे, अगर मैं 2 रखता हूँ तो वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी हमारे पास, 2.1 रखूंगा तब भी 2 आएगी, 2.99 रखूंगा तब भी इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है बेटे, अगर मैंने 3 रखा तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी हमारे पास, 3.1 रखूंगा तब भी 3, 3.99 रखूंगा तब भी 3 आ जाएगी हमारे पास, यानी 3 से लेकर 3.999 तक जो है इसकी वैल्यू 3 आएगी हमारे पास। ऐसे अगर पीछे रखता हूँ, मैंने -0.1 रखा, अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ -0.1 तो इसकी वैल्यू निकल के क्या आएगी -1। मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन फंक्शन x है, ये y है, अगर मैंने x की वैल्यू रखी -0.1 तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है, यानी जब x की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूंगा तो वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं x की वैल्यू -0.5 रखता हूँ तब भी -1 आएगी, -1 रखने पर -1 आएगी, ये लाइन कैसे बन जाएगी बेटा हमारे पास, ये आ जाएगा y इक्वल टू -1 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे मैंने अगर रखा -1.1, x की वैल्यू -1.1 रखने पर, जैसे मैंने यहाँ रखा था -1 समथिंग रखा था, -1.7 रखा था तो वैल्यू -2 आ गई थी। अगर मैं -1.1 रखूंगा तब भी वैल्यू -2 आएगी, -1.7 रखूंगा तब भी -2 आ जाएगी, यानी ये जो वैल्यू है वो हमेशा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने -2.3 रखा तो -3 आ जाएगी हमारे पास। जो डार्क सर्कल बना रहा हूँ तो उसका मतलब इंटीजर पे वैल्यू इसकी इंटीजर रहेगी। आपको देख के नजर आ रहा होगा कि इसे कहते हैं स्टेप्स बन रहे हैं, स्टेप्स जो होती है जैसे हमारे, इसे कहते हैं स्टेप फंक्शन, ग्रेडेड से जो फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है बेटे, ये थोड़ा सा समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेडेड इंटीजर फंक्शन को हम लोग फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोर फंक्शन मतलब नीचे वाला आ रहा था, कि जैसे 3.4 रखा तो 3 आ गया था। ग्रेडेड इंटीजर फंक्शन को हम लोगों ने फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही अगर फंक्शन होता है हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है हमारे पास, बताना चाहूंगा आप लोगों को। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, जनरली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या मैं इसको ऐसे वाले ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास वैल्यू 2.3 अगर है तो इसका मतलब क्या आएगा 3, ये जस्ट बड़े वाला, यानी कि मैं ऐसे लिख लूं 2.4 की अगर वैल्यू है तो जस्ट बड़े वाला 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन करवाने के लिए अगर मैं आपको ऐसे लिखूंगा 3.7 भी अगर है तो इसका मतलब जस्ट बड़े वाला। ठीक है राजे, इसका मतलब आएगा थोड़ा सा उससे बड़े वाला फंक्शन आ जाएगा, यानी कि अगर मेरे पास 1.7 अगर दे रखा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। इसको ऐसे लिखें, सॉरी इसको लिखते हैं ऐसे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास पहले वाला जो बताया था उसको हम नीचे वाले से रिप्रेजेंट, सीलिंग इसे कहते हैं, सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं इसको, सीलिंग फंक्शन। ठीक है बेटी, जनरली मैं अभी जो क्वेश्चन करवाने के लिए इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो 1.7 का मतलब आ जाएगा जस्ट 2। अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ तो बेसिकली इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, दिस इज ग्रेटर देन फंक्शन होगा हमारे पास अगर x जो है वो हमारे पास इंटीजर है, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू पे तो हमारे पास वैसे का वैसे आएगा, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन फंक्शन x प्लस 1 हो जाएगा इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लेते हैं मेरे पास जो वैल्यू है वो है 6.4। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 7। ठीक है, और अगर मैं ये लिखता 6.4 तो इसकी वैल्यू 6 होती है हमारे पास, जो मैंने पहले बताया था आपको ग्रेटर देन फंक्शन वाला, उसकी वैल्यू 6 आई थी हमारे पास। और देखा जाए ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन फंक्शन की वैल्यू से एक ज्यादा आ रही है, क्योंकि 6.4 जो है वो इंटीजर नहीं है। समझ आया, 6.4 जो था वो इंटीजर नहीं था, इसकी वैल्यू 7 आई थी, जो इसके बराबर थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू आएगी +1 आ जाएगी अगर नंबर वाला अंदर वाला जो टर्म है वो इंटीजर नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता सिर्फ 6 लिखा होता तो भी इसकी वैल्यू 6 आती, और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास 6 आती है हमारे पास।
समझ आया बेटा ही नहीं है? यानी जब x अगर इंटीजर होगा तो दोनों की वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, अगर x इंटीजर नहीं है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1। समझ आए? इसके साथ एक चीज और आती है हमारे पास, वो होती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब क्या होता है? देखते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका हम लोग क्या लिखते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, इस वाले टर्म से, ठीक है? इसका मतलब क्या, अगर ये मेरा बदल है 2.7, तो 2.7 का मतलब जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट था 0.7, अगर मेरे पास दे रखा है 2.5 तो इसका मतलब होता है 0.5। जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इंटीजर वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2, फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है? इसको हम डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हम डिफाइन करेंगे x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। जैसे मान लो मैं कहना चाहता हूँ, इसी के बारे में बात करते हैं, 2.7 अगर मेरे पास था, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.7 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हो जाएगा बेटा ये। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.7 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.7 आ जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2.7 माइनस 2 आ जाएगा बेटे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.7। समझ आया? अगर मेरे पास होता 1.2, ठीक है? इसको डिफाइन कैसे किया था, बहुत काम की चीज है ये। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हम लोग डिफाइन करते हैं x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। जैसे अगर मेरे पास दे रखा था 1.2, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1.2 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2, इसका मतलब क्या आ जाएगा 1.2 माइनस 1, यानी आ जाएगा 0.2, ठीक है बेटे? इसमें एक बड़ी सी बात बताता हूँ, अगर मेरे पास होता है -1.3, अगर मेरे पास होता है -1.3, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है? डिफाइन कैसे किया गया था इसको? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को डिफाइन किया गया था x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो कैसे आ जाएगा हमारे पास -1.3 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.3 आ जाएगा बेटे। ये क्या हो गया -1.3 माइनस में, ध्यान से देखिएगा कि माइनस ऑफ 1.3 क्या आता था हमारे पास -2, शाबाश। ये क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा -1.3 प्लस 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7। नेगेटिव में ध्यान से देखिएगा कि -1.3 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आएगी 0.7। आज आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूँ कि जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है हमारे पास, याद रखिएगा कि हमेशा जो है 0 से बड़ा या बराबर रहेगा मगर 1 से छोटा रहेगा। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से बड़ा या बराबर रहेगा मगर 1 से छोटा रहेगा। 0 के बराबर भी कब आएगा? जब ये इंटीजर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास होता 3, अगर मेरे पास है 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 हो जाएगा बेटे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3 यानी कि 0, क्योंकि 3 वाले के केस में कोई फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं हमारे पास, इसलिए जो फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है? अभी आपको इसका रीजन बताता हूँ कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में क्यों लाई करता है, फिर हम इसके ऊपर बेस थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे अच्छी से। आज ये बताना चाहूंगा बेटा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा कि मैंने कहा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हमने कैसे डिफाइन किया था, दिस इज x माइनस में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, ठीक है बेटे? आज आपको एक बड़ी सी बात बताता हूँ कि अगर x कोई भी रियल नंबर है, अगर x कोई भी रियल नंबर है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी रियल नंबर जो होगा वो हमेशा इससे बड़ा या बराबर होगा मगर इससे छोटा होगा। कोई भी जो रियल नंबर है, मैंने क्या बोला, वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बड़ा या बराबर होगा मगर इससे छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5.4, मैंने कहा 5.4 जो है 5.4 से बड़ा या बराबर होगा मगर इससे तो छोटा होगा ना बेटे, ठीक है कि नहीं? देखा जाए तो 5.4 जो है बड़ा हो गया, 5 आ जाएगा ये, और ये 5 + 1 6 आ जाएगा। समझ आया? और अगर यही नंबर अगर मेरे पास 5 होता, x की बारे में बात कर रहा हूँ, x कोई भी रियल नंबर है, अगर ये मेरे पास अगर x फॉर एग्जांपल 5 होता, मैंने क्या बोला, बड़ा या बराबर का मतलब ये आ जाएगा, दिस इज 5 + 1, यानी कि 5 जो है वो इसके बराबर आ गया 5 के, बट लेस देन 6। समझ आया? मैंने क्या बोला, x अगर कोई भी रियल नंबर है वो हमेशा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के बड़ा या बराबर होगा मगर इससे छोटा होगा। और आपको वैसे एक बात और बता देना चाहता हूँ, x जो है वो इसके बराबर कब होगा? वेल x इज एन इंटीजर। x अगर इंटीजर है तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, अगर 5 अगर आ गया तो वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है ना बेटे? और x जो है याद रखिएगा हमेशा इसके बीच में लाई करेगा अगर हमारे पास x जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है? जैसे 5.4 था हमारे पास, 5.4 जो है वो इंटीजर नहीं था, तो 5.4 किसके बीच में लाई करेगा? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x + 1।
यानी 5.4 जो है, अगर ये कोई भी नंबर है जो रियल नंबर है, जो इंटीजर नहीं है, तो 5.4 जो है वो हमेशा इन दो नंबर के बीच में लाई करेगा। समझ आया? यानी x अगर कोई भी रियल नंबर अगर मेरे पास है, इट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x बट लेस देन x ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 1। और याद रखिएगा इक्वल टू का साइन कब आएगा? जब वो इंटीजर होगा, ठीक है। और अगर अदरवाइज जब इंटीजर नहीं है तो ये आएगा। अब इस पे बात करते हैं, x था मेरे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इससे बड़ा और इससे छोटा, ठीक है बेटे। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को मैंने कैसे डिफाइन किया था? इट इज डिफाइंड एज x माइनस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। तो इसका मतलब है पूरी इक्वेशन में से मैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूं बेटे, ये क्या हो जाएगा? दिस इज x माइनस में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x लेस देन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 1 माइनस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x आएगा बेटे। समझ आए? फायदा क्या हो जाएगा? 0 लेस देन इक्वल टू, बेसिकली देखा जाए ये क्या है? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो गई, x माइनस में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x और लेस देन 1 आगे बेटे। समझ आए? अगर मैं इसका ग्राफ अगर आपको बना के दिखाऊं तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा हमारे पास, देखेंगे। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, इसका ग्राफ हमारे पास ऐसे बनेगा। ये x एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे पास -1 है, ये -2 है, ये y एक्सिस है और ये है 1। ठीक है बेटे, ध्यान से अगर देखते, अगर ये मेरे पास 0 था तो वैल्यू 0 आई थी। ये y है, ये हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है। 0 पे हमारे पास 0 आ गया बेटे, दिस इज 0। ठीक है, जब 0.1 रखा था तो इसकी वैल्यू 0.1 आ रही है, फ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, जब मैं 0.2 रखूंगा तो अभी इसकी वैल्यू 0.2 आएगी। अगर मैं 0.3 रखता हूं तो इसकी वैल्यू 0.3 आ जाएगी हमारे पास। ऐसे अगर मैं 0.9 भी रखूंगा तो अभी इसकी वैल्यू 0.9 आ रही है। ये दोनों के दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। ये क्या है? y इक्वल टू x की तरह आ रहा है, और y इक्वल टू x होता कैसे है? ये वाली लाइन थी अभी हमने बनाई थी, यहाँ पर 0 आ जाएगा। बस याद रखना 1 पे कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि 1 आते ही अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो वापस इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यदि 1 आते ही वापस ये 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1.1 रखता हूँ तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.1, क्योंकि ये क्या बताता है हमेशा? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, कि जो भी इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट आ रहा है। 1.2 पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.2, यानी 1.1 पे दोबारा से यहाँ आ जाएगा। 1.2 पे y की जो वैल्यू है वो हमेशा 0.2 हो जाएगी। ऐसे 1.3 पे जो वैल्यू है वो 0.3 हो जाएगी, और 1.9 पे जो इसकी वैल्यू है वो 0.9 हो जाएगी बेटे। यानी दोबारा से 1 से लेकर 2 तक जो इसका ग्राफ बनेगा वैसे बनेगा, इसके पैरेलल आ जाएगा। 2 पे आते ही वापस 0 आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये हमेशा ऐसे बनेगा ग्राफ इसको, यानी 1 पे कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास था -0.1, अगर मेरे पास था -0.1, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इसको डिफाइन कैसे किया था? x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। हमने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को कैसे डिफाइन किया था? x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो इसको लिखूंगा मैं -0.1 माइनस में -0.1। ठीक है बेटे, ये हो जाएगा -0.1 माइनस ऑफ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। जैसे -0.1 प्लस 1 आ जाएगा, इट कम्स आउट टू 0.9। तो याद रहेगा कि -0.1 पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9। जब यदि x की वैल्यू जब -0.1 थी तो इसकी वैल्यू 0.9 आ रही थी। अगर मैं -0.3 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 0.7 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ देखा जाए तो ऐसे बनेगा हमारे पास। -1 पे ऐसे आ जाएगा, ऐसे -2 पे ऐसे आ जाएगा। यानी ये जो सारी की सारी जो लाइन है, ये सारी की सारी लाइन हमारे पास पैरेलल बनेंगी। समझ आ रहा है बेटे? ये हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है हमारे पास डिफाइन ऐसे होता है, वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और हमेशा 1 से छोटा रहेगा। समझ आया? अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर बेस, आपको मजा आएगा। फिर मैं थोड़े से टेक्निक सिखाऊंगा कि उन प्रॉब्लम को छोटा कैसे करते हैं या किस किस चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज पे रेडी थी बताने के लिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मैं GIF लिख रहा हूँ, GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो अभी हमारे ज़्यादा काम आएंगी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है x
प्लस माइनस एन, याद ना ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस माइनस एन वेयर एन इज एन इंटीजर। मैं आपको समझाना चाहूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं x प्लस 6 अगर आ गया, मुझे अभी x के बारे में नहीं पता, मगर 6 मुझे पता है कि इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा जस्ट प्लस 6, यानी जो इंटीग्रल वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा, बाहर आ जाएगा अगर मुझे पता है कि इंटीजर है। ठीक है ना जी। ऐसे ही अगर मेरे पास होता x माइनस 6 तो क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 6। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे काम आएंगी, तो वो मैं आपको थोड़ा लिस्ट आउट कर देता हूँ। ठीक है बेटे, जैसे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर ये है हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है दिस इज माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x इफ x इज एन इंटीजर। अगर x हमारे पास कोई भी इंटीजर है, जैसे मेरे पास -5 अगर है, ठीक है बेटे, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ दिस इज 5, इसकी वैल्यू भी -5 आती है, इसकी वैल्यू भी -5 आ जाती है। थर्ड हमारे पास आता है कि माइनस ऑफ x जो है अगर हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। ये तब होगा अगर x जो है इंटीजर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है -5.4, ठीक है बेटे, ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 माइनस में 5.4। अब ध्यान से देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -6 आता है हमारे पास, छोटे वाला आ जाता था, और यहाँ किसके बराबर आएगा -1, ये -5 आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो दोबारा से -6 आ गया। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारे पास x इंटीजर नहीं होगा तो इसके बराबर होगा, और x अगर इंटीजर अगर होगा तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, वो मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी है, तो मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके काम की सिर्फ जो प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर रहा हूँ अभी। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज काम की है हमारे पास, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y। ठीक है बेटे, एक प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अपॉन में n, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो आ जाएगा x बाय n where n is a natural number। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ओलंपियाड में ये वाली बड़े काम की आती है, दिस इज n प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस n प्लस 2 अपॉन 4 प्लस n प्लस 4 अपॉन 8 प्लस n प्लस 8 अपॉन 16, कुछ भी अगर ऐसे चलेगा हमारे पास, तो सो ऑन, ये जो है वो हमेशा n के बराबर आएगा, चलता चला जा रहेगा, इनफाइनाइट सीरीज चल रही है हमारे पास। ठीक है, n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, n इज अ नेचुरल नंबर। सो एक प्रॉपर्टी हमारे पास और आएगी, दिस इज x प्लस 1 बाय n प्लस x प्लस 2 बाय n प्लस अप टू सो ऑन x प्लस n माइनस 1 अपॉन n, ये भी जो है हमारे पास आ जाता है n x के बराबर। ठीक है बेटे, n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस की हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी हम करेंगे धीरे धीरे। अभी मैं कुछ शानदार सी प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैंने अभी पढ़ाई थी उसके ऊपर बेस कोई अच्छी सी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास कि f(x) अगर y दे रखा है हमारे पास, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 3 एंड y इज गिवन टू बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x माइनस 2, वेयर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x प्लस y। यानी कि y दे रखा है हमारे पास ट्वाइस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 3, और दूसरा दे रखा है y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, तो मुझे वैल्यू निकालनी है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस y की। ध्यान से देखते हैं, दोनों ही जो है वो y के बराबर है बेटे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो मैंने आज प्रॉपर्टी बताई थी आपको x प्लस माइनस n वाली, कि अगर n भी अगर होता है तो ये x प्लस n हो जाएगा अगर n इंटीजर है, और x माइनस n अगर होगा हमारे पास, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर ये इंटीजर है तो क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ n। क्या तो मुझे इसके बारे में बता, देख रहे हैं आप लोग, 2 जो है 2 इज एन इंटीजर, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, दिस ट्वाइस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x माइनस 2 हो जाएगा बेटा। ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे, x माइनस 2 अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x माइनस में 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x माइनस 6 हो जाएगा बेटे। थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9। समझ आए, कोई शिकायत? यहाँ से देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी बेटे, तो y था हमारे पास ट्वाइस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 3, तो 2 टाइम्स ऑफ 9
प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 21। मजेदार बात देखिए, x प्लस वाई की मुझे वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो y इज एन इंटीजर, x के बारे में भी नहीं पता, x तो कुछ भी हो सकता था ना 9 से लेकर 10 के बीच में, तो मगर y जो है वो इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 21 आ जाएगा बेटी। तो ये वाली प्रॉपर्टी दोबारा यूज हो जाएगी x प्लस n वाली, तो इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 21, और इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 9, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 21, यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30। समझ आए? अगर मुझे सिर्फ इतना को सोल्व करना होता, इसका सोल्यूशन अगर मुझे निकालना होता तो क्या होता, x लाइज इन बिटवीन दिस, ठीक है। x की वैल्यू 9.1, 9.2, 9.3 कुछ भी होती तो भी वैल्यू 9 आती ना हमारे पास, क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई की, y मेरे पास इंटीजर आ गया था, ठीक है बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। अगली प्रॉब्लम अच्छी थी हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 2। ये कहता है कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x तरफ है और ये तरफ है हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन x, मैंने डिफाइन किया था, याद हो तो, ठीक है बेटे। मुझे निकालना है x की वैल्यू, इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहता है सॉल्व दिस। सॉल्व का मतलब क्या है कि हमारे को x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटे। तो ध्यान से देखते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इफ x इज एन इंटीजर। इट इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1 इफ x इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं हम लोग, लेट इट बी केस 1, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है बेटे। x अगर इंटीजर अगर आ जाएगा मेरे पास तो क्या होगा हमारे पास। अच्छा, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर x इंटीजर है ना, तो ये और ये सारे के सारे जो हैं ऑब्वियसली x के बराबर आएंगे। x अगर 5 अगर है हमारे पास, लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी 5 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था हमारे पास, दिस इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, अगर x इंटीजर है हमारे पास तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1। दो सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गए, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमारे पास लेते हैं हम लोग कि अगर केस 2 क्या आएगा हमारे पास, इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, कि अगर x जो है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है, उस केस में हमने इसको कैसे डिफाइन किया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1। अगर x इंटीजर नहीं है तो हमने इसको ऐसे डिफाइन किया था। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, इसकी वैल्यू डाल देंगे बेटे। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1, ठीक है, इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने बोला था एक ऐसा फंक्शन है जब भी मुंह खोलेगा हमेशा इंटीजर बोलेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। ये इसका कोई वेरिएबल मान लो, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते थे हम लोग, इसका रूट्स निकालते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a और डी होता था हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं इसके रूट्स अगर निकालता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी इसका कोएफिशिएंट प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4ac, 1 प्लस 4 हो जाएगा बेटे 2a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन में 2, ठीक है। मगर आप सभी को मालूम है ये जो फंक्शन है वो हमेशा इंटीजर होगा, मगर ये तो इंटीजर नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ये जो फंक्शन है ये तो इंटीजर नहीं है ना बेटा, जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया, तो इसका मतलब है इट हैज नो सॉल्यूशन। यानी अगर x हमारे पास इंटीजर नहीं होगा तो इस इक्वेशन का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस पूरी इक्वेशन के सॉल्यूशन कौन से होंगे, सो ओनली सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। आगे मैं आपको थोड़ी सी शॉर्टकट बताता हूँ और कुछ बड़े से क्वेश्चन करवाऊंगा कि अगर मुश्किल अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे करते हैं। आगे वाली जो वीडियो है थर्ड लेक्चर वाली, उसमें शानदार से प्रॉब्लम्स करवाऊंगा कि मुश्किल प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग चुटकियों में खत्म करते हैं, क्या वर्किंग रूल होता है, कैसे प्रॉब्लम्स को अटैक करते हैं, अभी आपको सिखाते हैं मॉड्यूल 3 में।